बहुत बहुत नमस्कार बच्चों। आपका हमारे YouTube चैनल बीके मैथ क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती निकली हुई है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके कल सिलेबस के बारे में हमने आपको पूरी बातें बता दी थी। तो आज हमारा ये पहला क्लास हो रहा है इस विषय पर। हम आपको क्या पढ़ाएंगे? मैथ और रीजनिंग पढ़ाना है हमें, ठीक। और इसमें जो भी सवालें आएंगी उसे हम पूरी तरह से कैसे अच्छी तरह से लगा सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं और कितनी तेज लगा सकते हैं, कहाँ पर हमें ट्रिकों का इस्तेमाल करना है, कहाँ हमें शॉर्ट बिल्स लगा देनी है और कहाँ हमें सिर्फ अपनी मानसिक योग्यता के द्वारा इसे हल कर लेना है, इसे हम देखेंगे। तो मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, लेकिन आज हमने सोचा कि आपको एक प्रैक्टिस सेट करा दें जिससे आप समझ सकें कि किस प्रकार प्रश्न इसमें आएंगे या आ सकते हैं। तो ये सब जो भी आप प्रश्न देखेंगे आज सब PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो सीधे हम लोग प्रश्नों पर आते हैं और समझते हैं, बातें आगे होती रहेंगी। अब क्या है सवाल में कि एक व्यापारी प्रत्येक माह अपनी आय का एक भाग बचत करता है, ठीक, ताकि एक वर्ष में वह एक वाहन खरीद सके। कह रहा है कि तब 9 माह में ही वाहन खरीदने के लिए 9 माह में ही वाहन खरीदने के लिए उसे अपने बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, ठीक। तो आप एग्जाम हॉल में सीधे पहले सवालों को पढ़ेंगे। अगर यहाँ कुछ समझ में ना आए तब आप एक बार इंग्लिश वाले को भी पढ़ सकते हैं, और इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो कोई बातें नहीं है। प्रश्न आपको हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलने वाले हैं। अच्छा, अब आप ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन में आप देख रहे हैं तो लगभग 23 से लेकर 25, 34 और प्रत्येक ऑप्शन आपको दशमलव में मिल रहा है। यानी इसका उत्तर जो है सीधा सीधा किसी अंक में नहीं आने वाला है, वो जब भी आएगा थोड़ा सा दशमलव में आएगा, ठीक। इतनी बात आप बहुत तेजी के साथ समझ लेंगे। अब इसे आप कैसे तेजी से लगाएंगे इसे ध्यान दीजिएगा। एक एक सवाल को, एक एक उत्तर को कैसे हम लगाते हैं, कैसे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये सारी सवालें, इसके सारे तरीके हम आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुके हैं। चलिए अब देखिए यहाँ क्या है, उसे लेना है वाहन, ठीक। पहले उसका जो प्लान था वो कितने में था? तो 12 महीने में था। अब उसका प्लान जब चेंज हो गया तो उसने क्या किया, 9 मंथ का समय डिक्लेयर कर दिया। तो वाहन की कीमत तो हमें बताया नहीं है, सिर्फ समय बताया गया है। लेकिन वाहन जो भी कीमत होगी उसकी 12 में पहले थी, अब 9 में लेना है। आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए आप क्या करेंगे, बहुत देर इन दोनों का इस प्रकार ऐसे एलसीएम नहीं ले लगेंगे। जो भी बड़ी संख्या आपको मिल रही है, जो भी बड़ी संख्या मिल रही है उस संख्या को आप पहले डबल करेंगे, क्योंकि दोनों कटने वाली है नहीं। अगर आप काटना चाहें थोड़ा सा, हाँ कट जाएंगी 3 से, लेकिन 12 दूना 24। अब 24 क्या है आपका 9 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन जो 36 है अगर इसे आप 36 रखते हैं तो यह 12 से भी विभाजित है और 9 से भी विभाजित है। यानी उसे प्रति माह 3, आप चाहे 3,000, 3 लाख कुछ भी समझ सकते हैं, एक 3 का रेशियो मिल रहा है कि यानी इसको हर महीने 3 बचाना होगा। अगर उसे दोनों के एवरेज में खरीदना है, यानी 36 अगर 36 का उसका रेट होता तो उसे प्रति महीना कितना बचाना होता? 3। लेकिन अब उसे 9 माह में ही लेना है, समय कम हो गया, इसलिए उसको क्या होगा, कुछ ना कुछ वृद्धि और करनी पड़ेगी अपनी बचत में। तो आप देखेंगे अब उसे कितना करना पड़ रहा है, 4 की बचत करनी पड़ रही है। अगर 12 महीने में लेता तो 3 की बचत करता, लेकिन और 9 महीने में ले रहा है तो कितने की बचत कर रहा है, 4 की। अब आप देखें कि ये जो एक बढ़ा हुआ है, जो एक बढ़ा हुआ है यह 3 का कितना प्रतिशत है? बहुत ध्यान से समझिएगा। जो एक बढ़ा हुआ है कितना बढ़ा हुआ है, इन दोनों में कितने अंतर आ रहा है? 1 का अंतर आ रहा है। और जो एक है आपका, इधर देखेंगे एक कितने पे बढ़ा है, 3 पर। जो भी बढ़ाया है उसने एक बढ़ाया है, 3 पर बढ़ाया है। अब पूछ रहा है कितना प्रतिशत बढ़ा दिया है, यानी जब प्रतिशत की बात होगी तो आप 100 से गुणा कर देंगे और आप 100 से गुणा करते ही उत्तर को पा जाएंगे। अब आपको इतनी तेज हो जाना है कि 100 में अगर 3 का भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आपको यह बात एकदम कंफर्म होनी चाहिए और आप तुरंत उत्तर लगा देंगे। समझ में आ गई सवाल? कैसे लगाना है इस तरह की सवालों को, इसको समझ लीजिए। इस प्रकार की सवालें आई हुई हैं, इसे भी आप जान लीजिए।
चलिए, अच्छा लगा आपको? आप ऐसे पूरी क्लास देखते रहिए। आपको पूरी क्लास में मैं हिलने नहीं दूंगा। एक एक सवाल ऐसे ऐसे बताऊंगा। इतनी बड़ी सवाल होगी, लेकिन आप लगाएंगे उसे 10 से 15 सेकंड के अंदर। ठीक, चलिए अगली सवाल देखते हैं क्या है हमारी। चलिए बच्चों, अब आप दूसरी सवाल देखेंगे। दूसरी सवाल में क्या दे रहा है आपको? कह रहा है कि एक छात्र एक संख्या को, किसी संख्या को, संख्या नहीं दिया है आपको, ध्यान दीजिएगा। जब आप सवाल पढ़ने लगेंगे ऐसे सोचने लगेंगे तुरंत। एक छात्र एक संख्या को, यानी किसी संख्या की वर्णन नहीं है, 5/4 के स्थान पर 4/5 से गुणा कर देता है। यानी उसको करना था 5/4, कर दिया 4/5 से। अब ध्यान दीजिए, आप दिमाग आपका चलना चाहिए ऐसे कि 5/4 ज्यादा है कि 4/5। ठीक, तो आप समझ गए होंगे जब अंश हमारा ज्यादा हो रहा है, संख्या ज्यादा हो रही है। चलिए, थोड़ा सा आपको दिमाग चलना चाहिए इस प्रकार से। तो कह रहा है कि 5/4 के स्थान पर 4/5 से गुणा कर देता है। त्रुटि का प्रतिशत बताइए। अब देखिए, यहां पर यह नहीं पूछ रहा है कि उसका उत्तर ज्यादा आया कि कम आया कि कितना आया। यह पूछ रहा है कितना परसेंट उसको जो है गलती हो गई उसमें। तो इस सवाल को लगाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। आप बहुत जल्दी लगाने वाले हैं। चलिए कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले क्या किया, क्या उसको करना था? 5/4, 5/4 था ना। किया क्या उसने? 4/5 कर दिया। दो बात आपको क्लियर है? इतना लिखने में, या कि आप एग्जाम हॉल में यहीं लिख लेंगे, यहीं लिख लेंगे, मतलब आपको अलग से नहीं कहीं रफ करना है उसमें, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हमने अलग से लिखा। दोनों अंक आपको लिखे हैं, आपको लिखने नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 4 का गुणा क्या होगा? 20। यहां भी आप क्या करेंगे? 20। समझ में आई इतनी बात? इन्हें आप सॉल्व करेंगे, चाहे आप अपने मन में कर लीजिए और चाहे ऐसे के लिए। 4 से 5 कट गया, 4 पंचे 20 और 5 पचम 25। और यहां से काटा आपने तो 4 मिल गया। क्या उत्तर आया आपका? 16। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतने में आपको। समझते रहिए बात को। इस प्रकार की सवालों को कैसे लगाएंगे, अंक बदल सकता है, छात्र की जगह टीचर लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है, सवालें ऐसे आती हैं। अब आप देखिए इसने कितने की इसमें त्रुटि की है, यानी 9 की त्रुटि की है। कितने की? 9 की त्रुटि की है। 9 की त्रुटि कितने पर की है? 25 सही होना चाहता ना, यानी 25 पर उसने 9 की त्रुटि कर दी है। तो इसका प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो आप प्रतिशत निकालो तुरंत। क्या आ गया? कहीं है ये। तो सवालें तो आप ऐसे हल करेंगे, जो सवालें आपके दिमाग को नचा देने वाली हैं, घुमा देने वाली हैं, इस प्रकार सवाल पूछी जाएगी। लेकिन आप अगर इसे अभ्यास किए हैं, लगाए हैं, आप बीके मैथ क्लास पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो विश्वास मानिए मैं आपको किसी भी प्रकार से पीछे नहीं रहने दूंगा। आप लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेंगे। और अभी तो आप मैथ देख रहे हैं ना, जब आप हमारी रीजनिंग की क्लास देखेंगे तब आपको समझ में आएगा क्लास क्या होती है और कैसे पढ़ा जाता है। ठीक, चलिए अगली सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, अब आप इस सवाल को देखेंगे कैसे इसे लगाना है। यम किसी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में पूरा करता है और यन उसी कार्य के 3/4 भाग को 15 दिनों में पूरा करता है। और कह रहा है कि जब दोनों मिलकर उसी कार्य के 3/5 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। समझ में आई बात? चलिए, अब आप इस सवाल को बहुत आसानी से समझेंगे और कैसे लगाएंगे इसे देखिए। बहुत आसानी से लगाने वाले हैं आप, बहुत जल्दी लगाने वाले हैं, बस आप अपना ध्यान यहां रखिए। ठीक, चलिए क्या कह रहा है ए। अब ए की बात कर रहा है, कितना भाग की बात कर रहा है? 2/3 भाग। ठीक, और कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। ठीक, और यहां पर आपको बता रहा है यम है, क्या कौन है? अरे चाहे जो भी संख्या हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और क्या कह रहा है? यन उसी कार्य के 3/4 को, यानी 3/4 को यन करता है कितने दिनों में? 15 दिनों में। अब अगर आपको एक का कार्य निकालना है, आप इसे विभाजित करेंगे, 2 पंचे 10, यानी कितना आ गया इसका? 3 पंचे 15 दिन। ठीक, और अगर यन की बात करेंगे
तो कट जाएगा 3 से 3 पचे 15, n करता है उसी कार्य को कितने दिनों में? 20 दिनों में। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप जानते हैं कि ए का है और यह क्या है? बी का दिन है। इन दोनों को आप लघुत्तम ले लेंगे, तब आपको उनके कार्यों की गणना हो जाएगी। अब अगर आप 15 20 दूना 40 करेंगे फिर भी नहीं होगा, लेकिन 60 इनका दोनों का एलसीएम आना है। ये क्या हो गया? आपका टोटल वर्क हो गया। ये क्या हो गया? समय हो गया। तो आप जानते हैं कि अगर टोटल कार्य में उनके हम दिनों की भाग दे दें, तब हमें क्या मिल जाएगी? उनकी क्षमता। एक दिन का कार्य बराबर, यानी इसकी क्षमता क्या है? एक दिन में करेगा 4 कार्य, ये कितना करेगा? 3 कार्य करेगा। समझ में आ गई बात? इसको हमने बहुत अच्छी तरह से पूरी क्लास आपको पढ़ाई है। ठीक, आप कार्य और समय जो है इसका पूरा वीडियो देखेंगे तो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आपको अगर समय मिले तो आप उसे जरूर से देख लीजिए। इन सवालों को आप बहुत तेजी से हल करने लगेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। 60 कार्य को ए करता है 15 दिनों में, एम करता है 15 दिनों में, एन करता है 20 दिनों में, एम करेगा एक दिन में 4 कार्य, एन करेगा एक दिन में 3 कार्य। अब दोनों जब मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना हो जाएगा? 7 काम। ठीक, तो 60 अब पूछ रहा है कि एक दिन में दोनों मिलकर कितने करेंगे? 60 काम है और एक दिन में कितना कर रहे हैं? 7 काम कर रहे हैं। एक दिन में वो 7 कार्य कर रहे हैं तो ठीक हो गया। लेकिन पूछ क्या रहा है? कितना भाग करना है? 3/5, यानी 3/5 भाग को करना है। पूरे कार्य को तो पूछ नहीं रहा है, पूरे का पूछता तो आप 7 से भाग देते, लेकिन 3/5 भाग को पूछ रहा है, उसको आप देख लीजिए। चलिए क्या कटेगा? 5 से काटेंगे तो क्या मिल गया आपको? 12। यहाँ क्या मिल गया आपको? 12 तिहाई 36, 36/7 कई बार जाएगा? 7 पचे 35, 7 पचे 35, 1 36 यानी 7, 5 सही 1/7 दिनों में कहीं है। ठीक, तो इस तरह से हमें एग्जाम में सवालों को लगाना है और कहीं भी आप कैलकुलेशन में गलती करने की गलती नहीं करेंगे। बहुत ध्यान से करेंगे, सवाल को पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप अपनी जो कैलकुलेशन है इसे विशेष ध्यान देंगे। चलिए, समझ में आ गई बात। अब अगली सवाल देखते हैं क्या है। अब ये सवाल आप देखेंगे क्या कह रही है आपसे। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, सरल सवाल है, अच्छी सवाल है और अच्छी सवालें आती हैं। ये प्रीवियस ईयर में आई हुई सवालें हैं। चलिए क्या कह रहा है? एक ट्रेन की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह एक प्लेटफार्म को पार करने में 30 सेकंड लगाती है। और क्या कह रहा है? 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आने वाले एक व्यक्ति को, अब आने वाले की जब बात कर रहा है, यानी इस जब ट्रेन जा रही है उस तरफ से एक आदमी आ रहा है। क्लियर? इसे आप समझते चलेंगे, आपको इसमें बीच में कोई व्यवधान नहीं करना है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आने वाले व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। अब ट्रेन की लंबाई क्या होगी? अब आप सोचिए, आप कोई दूरी अगर निकालते हैं तो क्या होता है दूरी का सूत्र? दूरी का सूत्र क्या होता है? आप बहुत ध्यान से सोचिए। चाल बटे समय, आपकी दूरी हो गई। तो अब आपको अगर चाल देखा जाए ट्रेन की, तो अगर हम यहां से देखें, एक तो 24 बता रहा है, ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्लेटफार्म को पार करने में 30, न प्लेटफार्म की लंबाई दी है न ट्रेन की दी है, और आपसे ट्रेन की लंबाई पूछ भी रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि 12 किलोमीटर की गति से आने वाले एक आदमी को, यानी 24 और प्लस 12, एक ऐसे 24 में जा रही है, 12 से ऐसे आदमी आ रहा है, यानी दोनों की स्पीड क्या करेगी? जुड़ जाएगी। अगर दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो उनकी चाल दोनों की जोड़ दी जाती है, और अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड को घटा दिया जाता है। तो आप इस प्रश्नावली को ट्रेन संबंधी चाल, समय और दूरी को जरूर देख लीजिए, वह भी आपको प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएगी। चलिए, तो कहने का मतलब ट्रेन की टोटल जो स्पीड बन जा रही है आदमी और ट्रेन की मिला करके, ये क्या मिल गई? 36 और क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको मैंने बताया है, आप जब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, यानी बड़े वाले से, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो आप जब बड़े वाले से छोटे में जाएंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। यानी किससे हम करेंगे? 5/18 से। तो क्या मिल जाएगा हमें? ये मीटर पर सेकंड। ठीक, और अगर यही आपका मीटर पर सेकंड होता
आपको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना होता तो क्या करते आप, 18/5। छोटे से आप बड़े में जा रहे हैं, 5 यहाँ पर छोटा है, हम छोटे की तरफ जा भी रहे हैं, यानी मीटर की तरफ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम किलोमीटर में जाते तो ये 18 आपका ऊपर हो जाता और आपको नीचे हो जाता, यानी 18/5 से गुणा करते। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है। इस प्रकार से आप इस बात को याद रखेंगे, कभी आपको भूलेगी नहीं बातें। ठीक, तो 36 को हमने क्या किया, 5/18 से गुणा कर दिया और आप क्या देख रहे हैं, 18 दूनी 36, यानी आपको क्या मिल गया, 10 मीटर प्रति सेकंड की आपको स्पीड मिल गई। ठीक, अब कह रहा है कि दूरी बताइए, दूरी बराबर क्या होगी, चाल गुणे समय। चाल क्या है इसकी, 10, समय कितना लग रहा है, 10 सेकंड, यानी कितनी दूर जाई, कितनी उसकी लंबाई थी, कितनी दूरी उसने तय की, तो 100 मीटर। ठीक, यह आपका उत्तर हो गया। इस प्रकार सवालों को आप समझने का प्रयास करेंगे। अब ये जो बातें आपको लिखी हुई है, इसके अलावा ट्रेन की स्पीड आवश्यक थी, लेकिन जो ये प्लेटफार्म की चर्चा कर दे रहा है, पुल की चर्चा कर देगा कहीं पर, तो कहीं पर पार्क की, कहीं मैदान की, तो उसको आप देख रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। लेकिन आपके समय को बेस्ट करने के लिए, आपको उलझाने के लिए थोड़ा एक लाइन बढ़ा दिया गया है। तो एग्जामों में इस प्रकार के जो कंटेंट है उसको डाल दिया जाता है कि बच्चे थोड़ा सा उसमें भी उलझ जाएं। आप सवाल पढ़ेंगे, एक बार में आपको समझ में आ जाएगी सवाल, समझ। चलिए, तो क्या करते हैं हम, इस प्रकार से और सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, अब आप एक लाभ हानि की सवाल देख लीजिए, किस तरह से आती है, कैसे इसे हम लगाते हैं। क्या कह रहा है, एक व्यापारी द्वारा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ होता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। चलिए, अब लाभ का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है इसमें। तो आप इस सवाल को जब भी लगाएंगे तो सोचिए कि क्या उसने किया और कैसे किया। चलिए, अब 33, ठीक, 33 को हम कोई प्रकार से पी मान लेते हैं कि 33 एक प्रकार क्या था उसका, ये खरीद दाम था, यानी 33 को उसने क्या किया था, बेचा। जब 33 को जब बेचा तो कितने में बेचा, 33 + 11, ठीक, 33 को ही उसने बेचा, 33 को ही उसने खरीदा, और कितने में बेचा, 44 में। 33 का खरीदा और 44 का बेच दिया। चलिए, यही समझ लीजिए आप। तो आप देख रहे हैं ये। अब आप सोचे जरा कि उसकी सेलिंग प्राइस क्या हो गई, और नहीं, उसकी कास्ट प्राइस क्या हो गई और सेलिंग प्राइस क्या हो गई। ये आपको जो 33 मिल रही है यहां पर, ये इसकी क्या है, सेलिंग प्राइस है, और 44, अरे 33 क्या है उसकी, ये कास्ट प्राइस है। रुक जाइए बच्चों, एक मिनट फिर से समझिए। कह रहा है एक व्यक्ति ने 33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े का मूल्य के बराबर लाभ लेता है, क्रय मूल्य के। आप देखिए, 33 को उसने क्या किया, खरीदा, यानी उसका क्या था, ये कास्ट प्राइस थी, और बेचा कितने का, कितने में, कुल कितना बिका, 33 + 11, यानी उसे कितना, कितने उसका, कितने का बेचा, उसकी सेलिंग प्राइस हो गई ये 44। समझ में बात, ये इसकी कास्ट प्राइस है, ये इसकी सेलिंग प्राइस है, या इसका खरीद दाम है या इसका बिक्री का दाम है। क्लियर हो गया इतनी बात। चलिए, तो आप देखें इस पर इसे जाने में कितना लाभ होता है, यानी 33 और 44। तो इसे थोड़ा सा आप अनुपात में अगर कर लेंगे, 33 का खरीद के, यानी 33 का खरीद के 44 का बेचा गया, काट देंगे आप। 3 का खरीद के मान लीजिए 4 के अनुपात में बेचा, तो आप देखेंगे उसे कितने का लाभ हुआ, 1 का। तो लाभ हो या हानि हो, वो हमेशा आपके कास्ट प्राइस पर ही निकाली जाती है। 1 का लाभ हुआ 3 पर, तो कितना प्रतिशत बना, आप 100 से गुणा कर देंगे, और 100 से गुणा करते ही आप इसको याद कर लीजिए, 100 में अगर 3 से भाग देंगे तो आपका उत्तर 33.33 ही आएगा। ठीक, चलिए, तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए पूरी तरह से। 33 मीटर कपड़ा खरीदा और उसने 44 का दाम पा गया, 44 का
दाम पा गया। क्लियर। तो सेलिंग प्राइस कितनी पा गया? 44। खरीदा कितने का? 33। दोनों का अनुपात क्या था? 3:4। अनुपातिक फायदा क्या हुआ उसे? यानी 3 का खरीदा, 4 का बेचा, तो 1 का लाभ हो गया। अब 1 का लाभ कितने पर हुआ? क्रय मूल्य पर होना है। अगर एक हानि होती, कितने पर होती? क्रय मूल्य पर होती। तो 1/क्रय मूल्य और कितना प्रतिशत पूछ रहा है, इसलिए आप 100 से गुणा कर देंगे। क्लियर हो गई सवाल? अगली सवाल देखते हैं। चलिए बच्चों, अब आप इस सवाल को देखें, आप कितने आसानी से इसे लगा सकते हैं। क्या कह रहा है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 110 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में चल रही 170 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है को पार करने में कितना समय लेगी? यानी आपको टी की गणना करनी है। समय क्या लगना है आपको बताना है, और समय बराबर आप जानते हैं कि दूरी बटे चाल। ठीक, इसे आप ध्यान रखेंगे। हर वक्त आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है कभी भी। चलिए, ये तो हमारा सूत्र है, सब जानते भी हैं बच्चे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसी बिल्कुल ही इसको भूलना नहीं आपको। अच्छा, अब कह रहा है इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि समान दिशा में, यानी एक ट्रेन इस दिशा में जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इसी दिशा में जा रही है, दोनों एक दूसरे की दिशा में जा रही हैं, सामने सामने। चलिए, और क्या कह रहा है? पहली की चाल और दूसरी की चाल। आप जानते हैं जब दो ट्रेनें समांतर दिशा में चलती हैं, समान दिशा में, समांतर रूप से, तब उनकी चाल घट जाती है, यानी घटा दिया जाता है। यानी आपको अगर वेग निकालना होगा यहाँ पर, क्या पाएंगे आप? कितना है? 60 और 54। अच्छा, तो 60 माइनस 54 बराबर 6 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक। और अगर कोई ट्रेन, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन ये है आपकी और दूसरी ट्रेन ये है। ठीक। अब ये 60 की स्पीड में जा रही है और ये 54 की स्पीड में जा रही है। तो आप देखेंगे जब इसे पार करना होगा तो जैसे यहां से शुरू करेगी, समझिए इस बात को, ये ऐसे समझ लीजिए, ऐसे ट्रेन है। ठीक। ये 60 की स्पीड में है, ये 54 की स्पीड में है। तो ट्रेन जैसे ही इसको यहां पर चढ़ेगी, यहां शुरू करेगी, यहां शुरू हो गई, इसकी लंबाई को पार करेगी, प्लस अपनी लंबाई को जब ये पार कर जाएगी तब माना जाएगा कि ट्रेन उसे पार कर गई है। ठीक। तो ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई, दोनों की लंबाई दूरी हो जाएगी, और दोनों की जो स्पीड है इसका जो आप सब घटाएंगे तब आपको क्या मिलेगा? उनकी चाल मिल जाएगी। आपको चाल क्या मिल गई? 6 किलोमीटर प्रति आवर। चाल क्या मिल गई आपको? 6 किलोमीटर प्रति आवर। ऐसे देखेंगे। और दूरी क्या मिल रही है आपको? दोनों ट्रेनें की लंबाई 110 और 100, यानी डिस्टेंस आपको क्या मिल रहा है? 110 और 170, यानी क्या मिल गया आपको? 280 मीटर। ठीक। अब आप देखेंगे कैसे इसे आगे बढ़ाते हैं हम लोग, और कितनी आसानी। जो मैं आपको समय लगा रहा हूं इसलिए कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। बाकी इसे लिखते समय ही, जितनी समय में इसे लिखा गया था और हल करते ही आपको इसका उत्तर मिल जाता, लेकिन आपकी समझ में आना जरूरी है। बहुत फास्ट तरीके से भाग जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। चलिए, आपको हमारे जो मन में है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपको कितना समझ में आ रहा है, उसका कितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। अभी आपके पास समय है, आप पूरी तरह से इस पर अपना समय लगा सकते हैं, गंवा नहीं सकते, लगा सकते हैं। चलिए, तो अब हमें क्या मिल गया? वेग मिल गया, लेकिन वेग हमें किलोमीटर प्रति घंटे में मिला हुआ है। इसे क्या करेंगे हम? मीटर पर सेकंड बना लेंगे। अच्छा, अब चाल बराबर क्या होता है? चाल यानी अगर 6 है तो आप किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं, यानी आप क्या करेंगे? तो 5/18 से इस पर गुणा करेंगे। अब चाल भी क्या हो गई? मीटर पर सेकंड हो गई। ये किसके बराबर है? चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 280। और आपको समय कितना लग रहा है, यही आपको ज्ञात करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे? आप इस समीकरण को सॉल्व करेंगे आसानी के साथ। चलिए सॉल्व करते हैं। अब ये क्या है? 6, ये है 3, यह 3 हो गया, क्षेत्र की धारा। ठीक। और ऐसा कुछ तो, हाँ 5 से आप काट सकते हैं इसको। 5×5 = 25 हो गया और 5×6 = 30। इतनी बात समझ में आ गई।
अब आप देखेंगे आपको समय क्या मिल गया, आसानी से गुणा कर दीजिए, आपको t बराबर निकल आएगा। तो 5 तिहाई 15, 6 तिरिक 18, मतलब 168 क्या मिल गया, सेकंड मिल गया। भाई 50 का गुणा 3 में करेंगे 150 हो गया, 6 का गुणा 3 में करेंगे 18 हो गया, तो 150 और 18 यानी 168 सेकंड हो गए। जब आप इनको मिनट में बनाएंगे, क्योंकि ये बता रहा है मिनट और सेकंड में बता रहा है, तो आप जानते हैं 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 6 दूनी 12 यानी अगर 2 मिनट करेंगे तो 120 सेकंड निकल जाएंगे। कितने बचेंगे, 48, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका उत्तर सही हो जाएगा, 2 मिनट और 48 सेकंड। समझ में आ गई बात आपको। तो इसी तरह आप और भी सवालों को देखेंगे, तमाम प्रकार की सवालें हैं। तो अगली सवाल हम देख लेते हैं और किस किस प्रकार की सवाल आती है और कैसे उसे हम लगाते हैं अच्छी तरह से। चलिए बच्चों, इस सवाल को आप देखेंगे कैसी सवाल है और कैसे आप लगाएंगे। क्या कह रहा है, एक व्यापारी 750 रुपए 750 रुपए 2 वर्ष के लिए तथा 600 रुपए 5 वर्ष के लिए उधार देता है तथा साधारण ब्याज कुल 450 रुपए प्राप्त करता है, तब समान दर क्या थी। चलिए, इस सवाल को आप लगाने में कितना समय लेंगे, इस सवाल को लगाने में हमें कितना समय लगना चाहिए। देखिए, इस सवाल को लगाने के तो सभी बच्चे लगा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत साधारण ब्याज की सवाल है, तो साधारण ब्याज की सवाल है, सभी बच्चे लगा सकते हैं आसानी से। लेकिन हमारा यहाँ टास्क क्या है कि इसे हम कितनी जल्दी लगाएं और सही लगाएं। ठीक, तो हम आपको यह तरीका बताएंगे कि आप इसे जल्दी भी लगा लें और सही भी लगाएं। उत्तर आपका सटीक होना चाहिए। ऑप्शन आप देख रहे हैं 8, 12, 10, 13, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें आप नहीं पा रहे हैं कि जिसे आप ऐसे ही रख देंगे और आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो हम सिर्फ ध्यान देंगे कि क्या पूछता है। आपको एक बात पता होगी, मैंने बताया भी होगा कि अगर साधारण ब्याज लगना है, अगर साधारण ब्याज लगना है तो क्या होता है, मूलधन वही रहता है और ब्याज की दर भी वही रहती है। जय वर्ष लगेगा, जितने वर्ष लगेंगे उसी रेशियो में आपको, अगर 100 रुपए मान लीजिए 10% मिल रहा है, अगर एक साल 10 मिला, फिर अगले साल भी 10 ही मिलना है, फिर अगले साल भी, फिर मतलब सिर्फ जय साल बढ़ेंगे उसको तय से आप गुणा कर सकते हैं, ब्याज को क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 750 रुपए 2 वर्ष के लिए दे रहा है, तो उसने 750 रुपए 750 रुपए कितने समय के लिए लिया, 2 वर्षों के लिए। तो उसको जो भी ब्याज मिलेगा एक साल में वही मिलेगा, अगले साल भी वही मिलेगा। यानी उसको 750 पर एक साल मिला और 750 पर ही अगले वर्ष मिला। यानी उसको कितने पर ब्याज मिला, कुल 1500 रुपए पर ब्याज मिला। और जब उसने 600 रुपए दिए तो कितने समय के लिए, 5 वर्षों के लिए। कितना हो गया उसका, 3000। यानी उसने कुल कितना रुपया उधार दिया, 4500 रुपया। 4500 रुपए उसने उधार दिए, ठीक। और उसको ब्याज कितना मिला, कह रहा है कि 450 रुपए उसे ब्याज के रूप में प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए हैं, 450 रुपए। समझ में आ रही बात। 450 रुपए उसने कितने पर प्राप्त किए, तो आप देखेंगे 4500 रुपए पर। तो आपसे अब क्या पूछ रहा है, प्रतिशत की बात कर रहा है। आप क्या करेंगे, इसमें प्रतिशत यानी 100 से गुणा कर देंगे। ब्याज पाया 450 रुपए, कितने पर पाया, 4500 पर पाया। टोटल उसका अमाउंट कितना बन रहा है, एक साल के लिए 600 दिया, तो 5 साल के लिए मतलब समझ लीजिए 3000 रुपये दिया। अगर वो 3000 रुपये देता तो उसको एक वर्ष में ही इतना मिल जाते जो 5 साल में मिला। इसी प्रकार अगर 1500 देता, एक वर्ष में ही मिल जाता उसको ब्याज। बहुत आसानी से आप काट देंगे, 2 जीरो से आपने 2 जीरो को काट दिया और 45 से आप क्या पा गए, 10%। तो आप जो भी लगाएं सवाल, उसको समझें कि क्या पूछ रहा है और हमें क्या बताना है इसमें। आप अगर नियम की पूंछ पकड़कर चलने का प्रयास करेंगे, लगा लेंगे आप अच्छे से, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समस्या हो जाएगी कि वह हमारे समय को खा जाएगा। ठीक, वो बेसिक बातें हैं, उन्हें हमें जरूर सीखना चाहिए।
अगर आप उसे नहीं सीखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, आप जान ही नहीं पाएंगे। इसलिए पहले हमें बेसिक जानना जरूरी होता है, जिसे आपने अपनी कक्षाओं में पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ क्या है, अब आपको फास्ट तरीके से समझना है। तो ऐसे ही मैं आपको पूरा जो इसका साधारण ब्याज की सवाल है, प्रतिशतता की सवालें हैं, इन्हें मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा और पूरी रीजनिंग की क्लास भी आपको दूंगा। ठीक, चलिए और कुछ सवाल देख लेते हैं। चलिए बच्चों, साधारण ब्याज की ही एक सवाल और आ गई है, इसे देखते हैं। क्या कह रहा है कि 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए समय बता दिया आपको, और 10% वार्षिक ब्याज, साधारण ब्याज पर उधार दी गई रकम पर मिले ब्याज का अंतर 220 रुपया है। तब प्रत्येक रकम क्या थी? यानी कोई एक निश्चित रकम थी जिसे 4 वर्ष के लिए और 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, और दर क्या थी? 10%। ब्याज क्या मिल रहा है? साधारण ब्याज मिल रहा है। तब उनमें जो अंतर हुआ, यानी एक पर उसे 4 वर्ष में ब्याज मिल गया, दूसरी में 5 वर्ष में मिला, और दोनों में अंतर कितने का हो गया? यानी 220 रुपए का अंतर हो गया। अब पूछ रहा है वह प्रत्येक रकम कितनी कितनी थी? रकम सेम थी, एक 4 वर्ष के लिए, एक 5 वर्ष के लिए। अब जो भी रकम थी अपने आप में पूरी 100% थी भाई, जो भी रकम थी 100% थी, उसी पर तो ब्याज मिलेगा। यानी जो 10% ब्याज मिल रहा है 4 वर्ष के लिए, और 10% ही ब्याज मिल रहा है 5 वर्ष के लिए। 10% मिल रहा है 4 साल में, और 10% मिल रहा है उसको 5 साल में। रकम भी शेष है और रकम पूरी है, यानी 100% रकम है। क्लियर? अच्छा, अब आप देखेंगे कि इस पर कितना परसेंट उसे ब्याज मिलेगा। अगर 10% की दर से उसे मिल रहा है ब्याज, तो 4 साल में 40% मिल जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज है। ठीक, अगर 100 रुपए पर प्रतिवर्ष 10% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज मिलती है, तो 1 साल में कितने मिलेगी? 10 रुपया। 100 रुपए पर 10% अगर मिल रही है, 1 साल में 10, 2 साल में 20, 4 साल में 40, तो 40 अगर 4 साल में मिल रही है, कितना परसेंट हुआ उसका? 40% हुआ। यानी 4 साल में रकम का 40% ब्याज के रूप में प्राप्त हो गया। 1 साल में 10% मिला, 2 साल में उसका 20% हो गया, 3 साल में, मतलब हर साल उसे 10% मिल रहे हैं। तो वही बात कह रहा है कि 4 वर्ष में उसे 40% मिल जाएगा जो भी रकम होगी, और 5 साल में क्या मिलेगा? तो 50% मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप देख रहे हैं कि इन दोनों का अंतर क्या है। इन दोनों का अंतर क्या है? यानी देखिए ना, ये 40, ये 50, तो इनका अंतर यहां देख रहे हैं आप कितना हो रहा है? 10। और 10 की वैल्यू कितनी थी? इस 10 की जो भी कम पाए उसकी वैल्यू क्या थी? उसकी वैल्यू थी 220। उसकी वैल्यू क्या थी? 220। तो आप तो 10 पर प्राप्त किए, लेकिन निकालना कितने पर है? 100 पर। यानी 100 गुणे, जब 10 पे इतना, तो 100 पे कितना? 100 पे हो जाएगा 2200। यहां एक 0 बढ़ा देंगे। 1 मिनट समझिए आराम से। इसको क्या किए? 10 है, 10 पर इतना, 1 पर कितना? 1 पर हो जाएगा 220/10। 1 का आप मान निकाल चुके हैं, तब आप 100 का मान निकालें, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी 22 गुणे 100 बराबर 2200। ठीक, अच्छा हाँ बच्चों, इसका हम ऑप्शन लिखना भूल गए थे। कोई बात नहीं, ऑप्शन महत्वपूर्ण नहीं है, सवाल को लगाने का तरीका महत्वपूर्ण है। चलिए, तो बात समझ में आ गई ना? आप कैसे इस सवाल को लगाएंगे और इसके मेन पॉइंट को समझेंगे। क्या आपको बता रहा है? यही बता रहा है 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। यानी उसे 4 वर्ष में 40% मिल जाएगा जो भी राशि रही होगी। और राशि क्या है? दोनों सेम है राशि, यानी समान है। दोनों राशि क्या है? समान है। उसी समान राशि को क्या करता है? वो एक जगह 4 साल को देता है, एक जगह 5 वर्ष के लिए देता है। तो जब 4 साल वाला पूरा हो गया 40% मिल गया, 5 साल पूरा हुआ 50% मिल गया। किसका मिल गया? राशि का। ठीक, साधारण ब्याज के रूप में। तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 10।
और 10 अंतर कितने के बराबर है? 220 के। जब 10 अंतर 220 के बराबर है, एक अंतर कितना होगा? 22। तो 100 का अंतर यानी पूरे का अंतर क्या हो गया? कोई भी चीज अपने आप में पूरा 100 ही होती है। 100 का अंतर क्या हो जाएगा? 2200। ठीक, इस प्रकार से आप सवालों को लगाएंगे। चलिए अगली सवाल देखते हैं क्या। चलिए बच्चों, इस सवाल को देखिए आप कैसे लगाएंगे। ठीक, और इस प्रकार की जितनी भी सवालें बनती हैं हमने आपको सब बता दी है इसकी, लेकिन अब अगर आप भूल गए हों या ना देखे हों तो आपको दिक्कत हो सकती है। चलिए आपकी दिक्कत को दूर करते हैं। आप सिर्फ सवाल को समझेंगे, उसके बाद आप कितनी तेजी से लगाएंगे ये आप जानिए, कितनी तेजी से समझिए। जैसे लिखा हुआ है पहली संख्या 1/1 प्लस √2। ठीक, इसे हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं 1/√2 + 1। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें हम √2 - 1 से नीचे और ऊपर गुणा कर देंगे। ये करना नहीं है आपको, ये करना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। यानी √2 - 1 से नीचे और ऊपर गुणा कर देंगे। ये क्या हो गया? 2² - 1, यानी 2 में से 1 गया, क्या मिल गया आपको? 1। और ऊपर क्या मिल गया? √2 - 1/1, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई? समझिएगा बहुत आराम से। इस अदद की वैल्यू क्या हो गई पद की? √2 - 1। ठीक, आगे जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? √3 - √2। ठीक, ऐसे ऐसे सब आपको मिलता जाएगा। और आखिरी में क्या मिलेगा? आप यहां जब जाएंगे 100 के पास तो यहां भी हो जाएगा √100 - √99। ठीक, और जिस प्रकार यह 3 इसको काटेगा, यह 2 इसको काटेगा, ऐसे 3 को काटेगा, ऐसे क्या करेगा? 99 वाला इधर 99 को काट देगा। आखिरी में आपके पास बचेगा क्या? एक -1 बचेगा और प्लस में आपको क्या मिलेगा? √100। ठीक, तो इसका मान क्या हो गया? -1 + 10 = क्या आ गया आपका? 9। यही 9 आपका उत्तर हो गया। समझ में आई सवाल? मैंने आपको विस्तार से भी बता दिया और कैसे आएगा इसको भी बता दिया। इस तरह की भी बहुत सी सवालें बाकी हैं जो आपको जानना है। तो आज आपने मैथ की क्लास देख ली, आपको मजा आ गया होगा। और मैं आपको इसी तरह पढ़ाऊंगा, इसी तरह बताऊंगा। अब जो आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा उसमें भी इसी तरह आपको ट्रिक बताऊंगा, शॉर्टकट बताऊंगा, जल्दी वाली भी बताऊंगा, और रीजनिंग की बात ही क्या है, उसे जब पढ़ाऊंगा तो आपको और मजा आएगा। ठीक, तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप चैनल को पहले काम सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए। ठीक बच्चों, तो कल हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय, इसी जगह और इसी तरह सवालों को लगाते हुए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।